you to this new online session of our regular programs, which we call बैठक. माजा उसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और उन्हीं में हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसको हमने बैठक का नाम दिया था. और इस सीरीज में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो मशहूर लेखक हैं, शायर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनके आर्ट को सेलिब्रेट करते हैं. इसी सीरीज में हम गालिब के ऊपर, फैज़ के ऊपर, गुलजार साहब के ऊपर, साहिर लुधियानवी के ऊपर, शिव कुमार बटालवी के ऊपर और आर.डी. बर्मन के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं. लॉकडाउन में हमारी जो बैठक थी वो हमें उठानी पड़ी क्योंकि लोग आते नहीं थे और आज हमारी लॉकडाउन के बावजूद हमारी आज ये पहली ऑनलाइन बैठक है. और इस ऑनलाइन बैठक में आज हम हिंदुस्तान के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और हर दिल अजीज शायर फिराक गोरखपुरी की बात करेंगे. इनके बारे में बात करने के लिए, इनकी शायरी को समझने के लिए, इनकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र अजीज जी और इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर गुरुदेश. Bhupinder Aziz Parihar is an Urdu poet, translator, and editor. An academic, he has published and supervised publication of several books in Urdu and English. Ek Manzar Kam and Theher Jaye Koi Nagma are his collections of original Urdu poems. His translation works include Search for the Lost Home, Route to the Self, Beyond Waters, Indian Society, Josh Malsiani, The Silken Knot, The Third Strand, Hum Gunehgar Aurtein, which is a transliteration of Pakistani Urdu feminist poetry into Devanagari, Lahu Lahu Kapas, a literary biography of the famed Urdu poet Balraj Komal. He has edited 12 volumes of Urdu Alive, a biannual literary journal of Urdu in English. Bhupinder Aziz Parihar, who is an MA, MPhil and PhD in English, and also an MA in Urdu, has pursued his career in academics as a professor of English language and literature since 1976. For the past 10 years, he has taught literary theory and modern linguistics to the postgraduate classes in government colleges, Ghana, Punjab. Recipient of the highest state literary awards, Shromani Urdu Literature and State Award for Literature in 2005, the author was writer in residence in UK and Germany. In 2006, in Mauritius, he attended the World Urdu Conference in 2015. Talking to him, मेरे टीचर रहे हैं, मैंने अपनी PhD के कोर्स वर्क में इनसे पढ़ा है और मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, डॉक्टर गुरुदेश सिंह. He has taught at GNDU and was former director, Academic Staff College, GNDU. His books include works on Ghalib, Sahir, and Nasir Kazmi. He has written extensively on Indian diaspora literature and has been a research scholar at the University of Leeds, Southampton, London, and Oxford. He is working on a translation of Nasir Kazmi's ghazals at present. तो ये दो जो दिग्गज लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, ये आज हमारे साथ रूबरू हैं और हम बात करेंगे फिराक गोरखपुरी के ऊपर. इनसे कॉन्वर्जेशन से पहले उनकी गज़ल्स को भी याद करना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास आज दो सिंगर हैं, मिसेस जसमीत नैयर और सुरक्षा. मिसेस नैयर की रिकॉर्डिंग हम अभी प्ले करेंगे टू सेट द टोन फॉर द बैठक और सुरक्षा की जो गज़ल होगी वो हम प्रोग्राम के मिडिल में रखेंगे. तो गुरुदेव सर, ओवर टू यू नाउ. I'll sign off. I think over to Arvinder Chamak, who probably will play the ghazal of Firak's ghazal as rendered by Jasmeet Nair. I think to begin with, we can. जी, आगाज जसमीत नैयर साहिबा की बहुत ही खूबसूरत आवाज से और उस शायर के जिन्होंने बड़े सगीर को एक बहुत जी आज की शाम के लिए पेश कर रही हूँ फिराक गोरखपुरी का एक कलाम, कुछ चुनिंदा शेर. बात करते हैं नजर की, नजर जो कि जुबान है हर मोहब्बत की. समझ फरमाइए. किसी का यूं तो हुआ कौन,
उम्र भर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी कहूँ ये कैसे इधर देख या न देख उधर, कहूँ ये कैसे इधर देख या न देख उधर, कि दर्द दर्द है फिर भी नजर नजर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, उतर गया रग जामे ये नश्तर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी अगरचे बेखुदी इश्क को ज़माना हुआ, अगरचे बेखुदी इश्क को ज़माना हुआ, फिराक करती रही काम ये नजर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी किसी का यूं फिर भी शुक्रिया। Oh, thank you. Very, बहुत खूब। very well done. Very well done. मुंह बोलती गजल जी। चलिए, I think we should start with Farooq Saab, Farooq Saab. I think Guru Pratap has introduced me and Bhupinder, but the real person who is the hero of the day today is Chirag Gorakhpuri, and we need a brief introduction of him also for some people who are not so much familiar with him. I think he's one of the best known and the best recognized poets of India in the last 100 years. And a brief biographical detail about him is that he was born in 1896 and lived a long life until 1982. And during his tenure of about 50 years of writing, he has produced nearly 40,000 verses. And not only this, he has produced a large number of books and has been awarded with almost every recognized award, literary award in this country. He got his Sahitya Academy Award in the 60s, and then he got his Padma Bhushan in 1968, then Gyanpith Award also later on, and a fellowship of the Sahitya Academy towards the 70s. About his
life, I think the interesting part is that as a young man, he learned both Urdu as well as English. And he kind of got interested in other languages like Sanskrit, because at home there was such a big atmosphere of say literary culture and literary reading. And as a consequence, he becomes highly proficient in English as well as Urdu. He taught for about 18 years at Allahabad University. But before that, actually, he joined civil services, but very soon, immediately, he declined to join that because under the influence of Gandhiji, he joined the Indian non-cooperation movement, and he became very good friends with Pandit Nehru also in later life, worked with him also, and also as a freedom struggle warrior, he was imprisoned for about 18 months. So you can see that during his lifetime, he was able to see both literary as well as the political and social upheavals of his time. We will have more to know about him from Professor Bhupinder Aziz Parihar. He is here. So, sir, we will start with you now, and we will start with the beginning. Tell us something about the time he started his career and the kind of literary atmosphere, जो उस समय की अदब की जो फिजा थी वो क्या थी, और किस माहौल में वो बड़े हुए, और कैसे उन्होंने अपना वो अदबी जो जीवन है वो शुरू किया, जरा बताइए हमें थोड़ा सा। अच्छा, बेहद शुक्रिया। फिराक साहब जैसे अदीब और शायर की जिंदगी को थोड़ी देर में समेटना नामुमकिन है। जैसे कहते हैं वक्त को ता किस्सा तूलानी। बहरहाल इस सेशन में हम कुछ बातों की तरफ इशारा ही कर सकते हैं। आपने अभी फरमाया कि फिराक साहब उस वक्त 4 साल के थे जब 20वीं सदी का आगाज होता है। तो 1905 में मिर्जा दाग दहलवी का इंतकाल हुआ। समझिए कि ये दौर मिर्जा दाग दहलवी का था। उनकी जबान का तूती बोलता था। मिर्जा दाग की गजलें जो थी वो एक स्कूल ऑफ पोएट्री से इबारत थी, और उसके बाद अमीर मिनाई का स्कूल ऑफ पोएट्री आया। तो इन लोगों ने जबान और बयान और रमूज़ व नकात शायरी, इन चीज़ों पर उस्तादाना जोर दिया। और जो ये सदी आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि ये इकबाल का दौर है, और इकबाल दाग के शागिर्द रहे हैं। अल्लामा की गज़लों में दाग का बहुत गहरा असर है, ज़बान पर, बयान पर और मौज़ूआत पर। और 1938 में अल्लामा का विसाल होता है, और 1936 में ही तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली जाती है, दाग बेल रखी जाती है। तो मैं समझता हूँ, और वर्ल्ड वॉर आया बीच में, तो फिराक साहब जब 40 साल के हुए तो धीरे धीरे घर से उनके घर वालों ने नाम भी रघुपति रखा है। मीरा, सू, ये भक्ति काल के जितने भी अजीम शायर हैं, उनको वो वर्षे में मिली थी उनको। संस्कृत और फारसी का तो वो चलन था उस जमाने में। तो अपने रगो रेशे में, फ्रॉम मदर्स मिल्क जैसे कहते हैं, ये ज़बानें उनके हिस्से में आई, विरासत में आई। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में फिराक साहब जब 40 साल के हुए तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट मंजर आम पर आई। तो उस वक्त तक वो अंग्रेजी में एमए कर चुके थे और वो लेक्चर हो गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और सबसे पहले उन्होंने जो किताब पढ़ी, जितना मेरे इल्म में है, वो वॉल्टर पेटर की जो मूवमेंट थी, ऑस्कर वाइल्ड और पेटर की एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, उन्होंने अंदाजे अपनी एक किताब लिखी जो आज भी रेलेवेंट मानी जाती है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। शुरू में फिराक साहब आर्ट फॉर आर्ट सेक के कायल रहे, अदब बराए अदब।
लेकिन तरकीब पसंद तहरीक के लोग जो थे मैनिफेस्टो लेकर आए, उन्होंने इसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया आर्ट फॉर लाइफ से, कि अदब ऐसा होना चाहिए समाज को उसका कोई फायदा हो। तो फिराक साहब बेसिकली एस्थेट थे, ह्यूमनिस्ट थे, कॉस्मिक विजन रखते थे, पैन इंडिया उनका जो था विजन। तो इसमें वो कई चीजें फिट नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने दाग को भी रिजेक्ट किया, अमीर मिनाई के स्कूल को भी रिजेक्ट किया, और प्रोग्रेसिव मूवमेंट की किसी इज्म के साथ वाबस्ता वो कभी नहीं रहे, हमेशा एक खुला जहन रखा, और मादरे वतन के वो एक सपूत थे। मैं समझता हूँ कि फिराक को जब ये मालूम हो गया कि what to reject, he could know what to write. जब किसी अदीब या तख्लीककार को ये इल्म हो जाता है कि मैंने क्या नहीं लिखना, तो जो लिखता है वो अच्छा ही लिखता है। तो इस तरह से उनका ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी अदब से भी उनकी वाबस्तगी रही, और संस्कृत अदब से रही, और प्राकृत, और मेरे ख्याल से किसी हद तक उन्होंने 13वीं सदी में अमीर खुसरो का जो हिंदवी कलाम हम पढ़ते हैं, तो वो कहा करते थे कि उर्दू जो है वो हिंदी का शहरी रूप है। ये फिराक साहब का बयान है। तो अब हिंदी और उर्दू किन मराहल से गुजरी है, ये तो तहकीक का मसला है। वो आज देवनागरी हुई, कैसे हुई, क्या उथल पुथल हुई, और रेख्ता के कई नाम है, हिंदवी है, रेख्ता है, उर्दू मोहल्ला है, फिर उर्दू पर आकर ये सिलसिला ठहरता है। मैं समझता हूँ कि खड़ी बोलियां जितनी हैं, भोजपुरी तो वो जानते ही थे, बोलते भी भोजपुरी थे, उर्दू उनकी मादरी जबान तो थी नहीं, कल्टीवेट किया था उन्होंने सारी जबानों को। तो इन तमाम असरात ने फिराक की सेंसिबिलिटी का खमीर जो है उसको तश्कील दिया। मैं समझता हूँ कि वो ना किसी जबान के शायर हैं। वो कहा करते थे, मैं शायरी की जबान शायरी से नहीं लेता, जिंदगी से लेता हूँ। जब वो कहते हैं जिंदगी को संवारने वालों, जिंदगी का कर दिया सत्यानाश। अब ये देखिए, खड़ी बोली का एक सत्यानाश लाना गजल में इतना भारी लफ्ज, लेकिन वो ले आए क्योंकि उनकी जबान जो शेरी जबान है, लिसान है, वो तो जिंदगी से आई है। तो बजाय इसके कि वो अमीर मिनाई से या दाग से, उनकी जबान और इडियम से अपना रिश्ता जोड़ते, he evolved his own poetic idiom in his own style and in his own way. और उसकी नज़ीर हमें 20वीं सदी में और कहीं नहीं मिलती, जो एक अदीब और शायर अपनी एक मुनफरद आवाज और एक डोमिनेटिंग वॉइस। और अब गजल की तरफ चलते हैं। फिराक साहब की गजल, मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहूंगा कि उस्तादों का ये एक प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म है कि गजल के अशार कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 या 9 चाहिए। अब आप देखिए, फिराक की गजल कोई भी आप पढ़ लीजिए, 15-20 अशार से कम नहीं है। गुल नगमा की पहली गजल देख लीजिए या कोई भी गजल देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि फिराक की गजल जो है वो एक लिरिकल नैरेटिव है। फिराक से गजल इज ए मेडिटेटिव लिरिकल नैरेटिव। और कई बार तो मुझे लगता है कि वो शऊर की रौ, चेतना परवाह के बहुत नजदीक है। जिन्होंने वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे पढ़ा है, जब फिल्म देखी है, वो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक दिन की कहानी है। मिसेस डैलोवे लेके वो लेने जाती है, शाम को पार्टी है, फिर वो शी ट्रेवल्स बैक इनटू द पास्ट। उसको पीटर वॉल्श अपना महबूब याद आता है, वो आता है उससे मिलने, वो कहती है शाम को जरूर आना, एक पार्टी है। वो डॉक्टर का सारा एक एपिसोड है, तो वो पार्टी गोज ऑन और एक दिन की कहानी खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से फिराक साहब ने 15-20 अशार लेकर गजल को शऊर की रौ के बहुत करीब ले आए हैं। उसमें फ्री एसोसिएशंस हैं, इंटरनल
इंटीरियर मोनोलॉग है, और ये सारी चीजें बड़ी डिसिप्लिन्ड वे से आएगी फिराक साहब की गजल में। तो इसलिए फिराक साहब की गजल भी बहुत अलग और यूनिक है, जिस गजल से हम वाकिफ हैं। रेख्ता वेबसाइट वाले जो हैं वो कभी कभी इसको प्री मॉडर्न कहते हैं फिराक साहब को, और बड़े लोग हैं जो उनको मॉडर्न पोइट कहते हैं। आपको क्या लगता है कि वो मॉडर्न है या प्री मॉडर्न है? हाँ, और देखिए और गजल के बारे में क्योंकि वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, तो गजल ही उनकी क्यों इतनी मशहूर हुई है? देखिए, बात यह है कि आपने एक बहुत ही पेचीदा और रेलेवेंट सवाल उठाया है कि रेख्ता वाले अपने फरमान जारी करते हैं, वो कोई कतई या हतमी दर्जा नहीं रखते। अदब एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, इसमें कोई फाइनलिटी या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। फिराक का जो बेस है, जो बुनियाद है, खमीर है, वो तो क्लासिक ही है। मीर से उनका रिश्ता जुड़ता है, ठीक है ना। मीर इज द लास्ट पोएट इन द फोक ट्रेडिशन ऑफ उर्दू पोएट्री, और मीर की जबान जो है वो बोलचाल की जबान है, जैसे जॉन डन की है, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अब हम गजल लिखी नहीं कहेंगे, गजल कही कहा जाता है। गजल इज ए स्पोकन वर्ड। सो मीर की जो रिवायत है उससे फिराक का रिश्ता जुड़ता है। तो फिराक की जो बुनियाद है वो क्लासिक है। अब हम घर बनाते हैं, तामीर करते हैं, बड़ी खूबसूरत इमारत, उसकी जो बुनियाद की ईंटें रखी जाती हैं वो तो क्लासिक ही है ना। अब फिराक साहब की जो बुनियादें हैं वो तो क्लासिक ही हैं, लेकिन जो उन्होंने अदब का एडिफिस ऊपर तामीर किया है, इमारत तामीर की है, वो तो मॉडर्न है। उनके मोड्स ऑफ परसेप्शन देखिए, आपको किसी क्लासिकी में नहीं मिलेगी। आज के दौर में जिंदगी बशर की किसी बीमार की रात, और मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि वो किस सेंस में मॉडर्न है। जी जी बिल्कुल। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। लहजा मीर का है बोलचाल का, बात कर रहे हैं आपसे, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। देखो, एक नया है, इसको मॉडर्न से स्टीरियोटाइपिंग करना, ये अब आप देखिए फिराक की जो बदन की शायरी है, कार्नल पैशन की शायरी है, बड़ा मशहूर शेर है, जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे विसाल की दोशीज़गी निखर आई, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। अब मुझे उनकी एक रुबाई याद आ रही है। फिराक साहब का जो सही इमेज है उनकी रुबाइयात में मिलता है, श्रृंगार रस जिसे कहते हैं। अमीर और मसहफी और सौदा में श्रृंगार रस तो नहीं है ना। श्रृंगार रस तो आपको फिराक में ही मिलेगा, करुणा रस फिराक में ही मिलेगा। उनकी रुबाई है, लहरों पे खिला कंवल नहाए जैसे, दो शीज आए सुबह मुस्कुराए जैसे, ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे। आप देखिए, ये दिव्यता की तलाश जो है, फिराक कहा करते थे पोइट्री इज अ विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन द मैटर। अगर आप किसी पत्ते को, फूल को छूते हैं, अगर आप में दिव्यता का एहसास नहीं होता तो छूने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको आसमान की तरफ देखते हुए कायनात की वुसअतों का एहसास नहीं होता तो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो वो कुदरत की पाकीज़गी, इंसानी जिंदगी की पाकीज़गी के कायल थे। और उनका एक शेर है, बड़ा मशहूर है, इसका एक एपिक इमेज देखिए आप, ऊंची ना हो जब तक ज़मीर की लौ, आंख को रोशनी नहीं मिलती। ये मॉडर्न है। आप उसके मोड्स ऑफ परसेप्शन और फेल्ट थॉट देखिए, वो फिक्रे महसूस के शायर हैं। और मैं अब शेर सुना देता हूँ, आपने
एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला सवाल पूछ लिया कि वो क्लासिकी हैं और मॉडर्न हैं, और क्लासिकी मूरिंग के साथ उन्होंने जदीद तर्ज एहसास की इंसान को खरीदता है इंसान, दुनिया भी दुकान हो गई है, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। ले उड़ी तुझको निगाहे शौक क्या जाने कहां, तेरी सूरत पर भी अब तेरा गुमा होता नहीं। मैं अब आपको यहाँ देखिए, पर जी प्लीज जी जी, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। जी, फिराक साहब कहा करते थे कि शेर कह लेना बहुत आसान है, काफिया पैमाई बहुत आसान है, लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन शेर में बात पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। फिराक साहब ने गजल की तहदारी, गजल एक बहुत मुश्किल फन है, आप काफिया पैमाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलर हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात पैदा करना बहुत मुश्किल है। आज के दौर की जो उन्होंने मंजर कशी की है फिराक ने, वो जदीद हमारा जो मुआशरा है, जदीद तर्ज जिंदगी है, ये उसकी तर्जुमानी है। मेरे ख्याल उस तनाजुर में और उस मानी में वो मॉडर्न ही है। जी, इस खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, यस, बड़ी उदास है। बड़ी उदास है। इस तरह के बहुत से अशार हैं। जी, तो मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाने लगा था कि मनोज मुंतशिर, जो आजकल बहुत मशहूर फिल्म लिरिक राइटर हैं, जिनका गाना मिट्टी बहुत मशहूर हो रहा है, उसने एक छोटी सी बात सुनाई फिराक साहब के बारे में एक अपनी वीडियो में। वो कहते हैं कि फिराक साहब के आंगन में कहीं बाहर सेहन में एक बिना बोए एक बैंगन का बूटा उठ खड़ा हुआ, और थोड़ी देर के बाद उसमें एक खूबसूरत सा बैंगन भी लगा, एक बैंगन। और उसके बाद ये हुआ कि उनको कहीं दिल्ली जाना पड़ा, और वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देके गए अपने सब नौकर्स को, अपने खास जो वर्कर थे उनके, कि भाई इसको संभाल के रखें। और हुआ ये कि जब वो वापस आते हैं तो वो बैंगन वहां नहीं होता। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने कितना बड़ा बवाल खड़ा किया वहां। ही वॉज फ्यूरियस, और उन्होंने इतना कह दिया, अपने पन्ना था उनके सेवक का नाम, पन्ना को बोल दिया कि मैंने तेरी 1 महीने की पूरी वेजेस काट लेनी है। तो वो कहता है कि साहब, एक बैंगन के लिए आप मेरी वेजेस 1 महीने की काटेंगे? मैं आपको वहां से एक बाजार से 2 बैंगन ला देता हूं और ला देता हूं। तब उन्होंने वो ये बातें कही जो आप कह रहे हैं, कि उनको कहा कि ये बात एक बैंगन नहीं था। वो कहते ये बैंगन नहीं था, इसके अंदर मुझे पूरी कायनात नजर आती थी, इसके अंदर मुझे पूरा का पूरी नेचर नजर आ रही थी, उसकी हवा, उसका पानी, उसका जो सब सुमेल है, उन्होंने सारे इकट्ठे होकर कैसे एक दिव्य दृश्य मेरे लिए बनाया था, उसको वो कहते हैं तुमने मेरा तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मैं आपसे ना खुश हूं। फिराक की सारी शायरी जो है वो दिव्यता की शायरी है। वो मैं एक मजमून आज से 30 साल पहले पढ़ रहा था। आजकल एक रिसाला है जहाजी साइज का, उसमें फिराक साहब का एक मजमून था, रमूजो निकाते शायरी, इंट्रिकेसीज ऑफ पोएट्री। जी, उसमें वो आसी गाजीपुरी का शेर कोट करते हैं जो मुझे 30 साल हो गए पढ़े। आप देखिए 30-35 अशार की गजल में एक शेर मुझे याद रह गया, जब गालिब की जमीन में है आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, इस जमीन में है। शेर सुनिए, मेरी 100 बात में एक बात का बनना भी मुहाल, मेरी 100 बात में एक बात का बनना भी मुहाल, उसकी हर बात में 100 बात का इम्कान होना। आप ये देखिए कि हम शऊर की रॉ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फिराक साहब की तवील गजलों की बात करते हैं, तो जितने भी प्रूस्ट हैं या जॉयस हैं, ये सब लोग बड़े अदीब हैं, इसमें एपिफेनिक मोमेंट्स आती हैं।
अब उस्तादों ने तो ये कह दिया कि 10 अशार की गजल में अगर 2 शेर भी अच्छे निकल जाएं तो आप समझिए ये गजल कामयाब है। वो ये नहीं जानते कि ये जो एग्जॉल्टेड माइंड है, जब he situated on the hub of existence and he is meditating and reflecting, तो उस रिफ्लेक्शंस में कहीं कहीं चमक आती है, वो सस्टेन नहीं होती। जैसे जिंदगी में कहीं रोशनी मिलती है, कहीं अंधेरा होता है। तो उसी में फिराक साहब ने जो 20-30 अशार की गजलें कही हैं, उसमें अगर 2-4 शेर हैं, मेरे ख्याल से वो रेवलेशंस हैं, नजूल हैं, रूहानी नजूल हैं। जैसे आपने बैंगन की दी, उनकी रूहानी सुई वहां टिकी हुई थी कि कायनात का अगर कोई अलामत है मेरे जहन में, हाँ, वो बैंगन का, वो बैंगन है। और उनकी जो नज्म है आधी रात, फिराक साहब को शायर नीम शबी भी कहा गया है, क्योंकि शादी के बाद उनकी नींदें उड़ गई थी, बेखाबी थी, इंसोम्निया हो गया, रात को सो नहीं पाते थे, बड़ी दर्दनाक जिंदगी हो गई। फिर बेटा खुदकुशी कर गया। तो इतने दर्दनाक हादसों से गुजरकर फिराक साहब कहते हैं कि मैंने खुदकशी नहीं की, मैं जराइम पेशा नहीं हुआ, राइट, तो मैंने डाका नहीं डाला, लेकिन खुद को संभाल लिया। अब लॉरेंस भी कहता है कि आई शेड माई सिकनेस इन माई राइटिंग बट आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई न्यूरोसिस। यही बात फिराक साहब भी सादिक आती है कि फिराक as a person went neurotic after his marriage at the age of 14, when he was married to a very repulsive woman, uneducated, illiterate, unlettered. तो वहीं से वो बिखरना शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से, जिस कमाल से फिराक साहब ने खुद की शराजाबंदी की, दाद देनी पड़ेगी उस शख्स की। और ये सबक है हम सब के लिए कि अगर जिंदगी में हम बिखर भी जाते हैं तो संवरने के और शराजाबंदी के इम्कानात जिंदगी हमेशा रोशन रखती है। और फिराक साहब की जिंदगी में जितनी रोशनी उन्होंने पैदा की, वो शायद उनके अंदर नहीं थी। अंधेरों में चिराग रोशन करना जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है। फिराक साहब के बारे में जितनी बातें करेंगे। जाफरी साहब ने कहा कि जी वो उनकी पोइट्री एक घना जंगल है। देखिए, do you think कि उसकी पोइट्री obscure हो जाती है at times if there is any obscurity, element of obscurity? हाँ, ये आपने इशारा किया, इबहाम कहते हैं इसको, abstractions। देखिए, फिराक की शायरी के बारे में सबसे पहले हसन अस्करी ने कहा, पाकिस्तान में चले गए थे। फिराक साहब के खतूत, लेटर्स छपे थे वहाँ मन आनम के नाम से, मेरी लाइब्रेरी में है। वहाँ फिराक साहब ने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हैं जिंदगी के बारे में, कायनात के बारे में। तो उस वक्त सबसे पहले हसन अस्करी ने कहा था कि फिराक की शायरी आहटों की शायरी है। तो सरदार जाफरी जो थे, उन्होंने कहा कि फिराक की शायरी घना जंगल है। अब जब आप घना जंगल कह देना, जंगल में क्या नहीं होता है? पेड़ पौधे होते हैं, परिंदे होते हैं, सन्नाटा होता है, खामोशियां होती हैं, सरगोशियां होती हैं, सूरज की किरणें पड़ती हैं, सब कुछ होता है। ये एक इकबाल शनासी है, अली सरदार जाफरी की किताब मेरी लाइब्रेरी में है। वहां एक कहते हैं कि इकबाल की शायरी में माइकल एंजेलो का फन की तवानाई है, आगे एलेबोरेट नहीं करते। तासुराती एक ये बात है कि इकबाल के फन में माइकल एंजेलो की तवानाई है, वाइटैलिटी है, तो आप इसको आगे करें। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मैं अपनी बात पे आता हूँ, आपकी बात। अब फिराक साहब की शायरी घना जंगल इसलिए है, नंबर 1, फिराक साहब ने कभी अपना इंतखाब नहीं किया शायरी का। गुले नगमा है हमारे पास, धरती की करवट है, नगमा नुमा है, अंदाजे है, उर्दू की इश्किया शायरी है, रूप है, लेकिन उनके गजल गालिब की तरह उन्होंने गजल का इंतखाब नहीं किया। और मेरे ख्याल से घना जंगल कहना कि उसमें डेंसिटीज बहुत है, गहनता बहुत है। मेरे ख्याल से यही है कि उसकी तरफ उन्होंने तो टांगेंदा चीज कहा होगा, लेकिन एक बहुत एक खुली स्टेटमेंट है, ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, कि आप कैसे समझते हैं
घने जंगल को। घने जंगल में बहुत कुछ होता है, लेकिन फिराक साहब ने घना जंगल तो बना दिया गजल को। मैं हैरान हो रहा था कि 20 अब जितनी भी जेम्स जॉयस का यूलिसिस घना जंगल नहीं है। ये जो शऊर की रॉ की बड़े रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट या और जो चीजें हैं, ये घना जंगल नहीं है। घने जंगल में आप खो जाते हैं, यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, जिसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। The jungle is to be explored for various beauties. तो ये स्टेटमेंट मैं तो बामानी लूंगा, बड़ी सार्थक At the same time, many people consider that his poetry is always an understatement. So do you think that also leads to some kind of obscurity or some kind of difficulty in making meaning? देखिए, फिराक साहब किसी भी शायर को फॉर दैट मैटर खाना बंदी करना मुनासिब नहीं है। वो गालिब को ले लीजिए, गालिब के 2-4 अशार ऐसे हैं आप कहेंगे ये गालिब लाइक नहीं है। सुनिए, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरा मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कितना सिंपल है। तो मैं समझता हूं कि फिराक साहब को किसी तरह से स्टीरियोटाइप करना कि ही इज अ पोएट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑलवेज। कई बार वो बिल्कुल साफ बात करते हैं और सच बात करते हैं, खरी बात करते हैं। मैं आपको उनके अशार सुनाता हूं जिसमें रमजियत भी है और समझने में दिक्कत भी आएगी। देख रफ्तार इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। एक बात पैदा कर दी। तहजीब उड़ी है धुआं बनकर, सदियों की सही ठिकाने लगी। आप लहजा देखिए। हयात हो कि अजल सबसे काम ले गाफिल, के मुख्तसर भी है कारे जहां, दराज भी है। बहुत अच्छा। और कई अशार तो उनके इतने गहरे हैं कि आप देखिए, वाई फिराक इज सो कोटेबल। तहदार शायरी जो है उसी को हम कोट करते हैं क्योंकि उसमें नए मानी निकलते हैं। अगर एक ही मानी हो तो क्या जरूरत है उसको कोट करने की। तो मैं अब आपके लिए कुछ पेश करूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट शेर है, लेकिन फिराक साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी कि आई एम द लास्ट लव पोएट इन द ट्रेडिशन ऑफ उर्दू पोइट्री। शेर मुश्किल है लेकिन इमेज बहुत बड़ा है। मैं आसमान मोहब्बत पे रुखसत शब हूँ, मैं आसमान मोहब्बत पे रुखसत शब हूँ, तेरा ख्याल कोई डूबता सितारा है। बहुत अच्छा। मैं आसमान मोहब्बत पे रुखसत शब हूँ, तेरा ख्याल कोई डूबता सितारा है। पास रहना किसी का रात की रात, मेहमानी भी मेजबानी भी। आप देखिए कि फिराक साहब की ये दोनों बातें सादिक आती हैं। आपने जो कहा कि फिराक साहब को मॉडर्न कहना या क्लासिक, ही इज बोथ। मेरे नजदीक ही इज बोथ, क्योंकि जो क्लासिकल कदरें हैं अदब और आर्ट की, उनकी पासदारी फिराक में है। बिल्कुल ठीक। और जो उनके मौजूआत हैं, जो उनके सरोकार हैं, फिराक साहब के जो कंसर्न्स हैं, वो मॉडर्न हैं, जदीद हैं। तो उन्होंने 20वीं सदी के जो हादसात हुए, वर्ल्ड वॉर की आप नज़म पढ़िए, अगर नहीं पढ़ी आधी रात, मेरे ख्याल से अब एक बज रहा होगा। यस बिल्कुल। लास्ट लाइन उसकी यही है। सिपाही रूस के कहाँ रह गए आप देखिए जी। Thank you very much, Bhupinder ji. We will take a break here, I think.
Gurpratap, can I ask now our second performer to come in and ऑलरेडी present हमारे us? साथ ऑन बोर्ड हैं. शी इज वेटिंग फॉर इंट्रोडक्शन. जी कि हमें ज्वाइन कर रही है सुरक्षा. बिल्कुल. केंद्रीय स्कूल में म्यूजिक पढ़ाती हैं और पंडित अजय चक्रवर्ती की ये डिसाइपल हैं. बहुत बड़े लोगों का नाम ले रहे हो. जी जी. तो सुरक्षा हमारे सामने गजल पेश करने लगी. गजल का साज उठाओ. चलिए. नमस्कार. जी आपकी बारी. नमस्कार. 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 गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात. गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात. नवाए में सुनाओ, बड़ी उदास है रात. नवाए में सुनाओ, बड़ी उदास है रात. गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात. कहे ना तुमसे तो फिर और किससे जाके कहे. कहे ना तुमसे तो फिर और किससे जाके कहे. सियाह जुल्फ के सायों, बड़ी उदास है रात. सियाह जुल्फ के सायों, बड़ी उदास है रात. गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात. सुना है पहले भी ऐसे में बुझ गए हैं चिराग. सुना है पहले भी ऐसे में बुझ गए हैं चिराग. दिलों की खैर मनाओ, बड़ी उदास है रात. दिलों की खैर मनाओ, बड़ी उदास है रात. गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात. देर हो यूं ही कुछ देर, और हाथ में हाथ. देर हो यूं ही कुछ देर, और हाथ में हाथ. अभी ना पास से जाओ, बड़ी उदास है रात. अभी ना पास से जाओ, बड़ी उदास है रात. गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात. नवाए मीर सुनाओ, बड़ी उदास है रात. गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात.
बहुत अच्छे सुरक्षा जी। शुक्रिया बाकमाल। शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट लूपिंग इन। जी, जी। सुरक्षा और श्रुति, ये दोनों सिस्टर्स को, ये जो मौसीकी है, इनको शायद भगवान ने जमीन पर भेजा ही इसीलिए दोनों को, और ये पूरी की पूरी फैमिली। और सुरक्षा इज अ वेरी गुड स्कल्पटर आल्सो। Okay, that's very nice to know. Sir, it's my great honor to hear that from you. Thank you, sir. गॉड My ब्लेस। appreciation. It was my pleasure singing here. Thank you. Thank डॉक्टर साहब, Thanks a ये lot. उदासी की बात हुई। डॉक्टर साहब, जी, उदासी की बात हुई। फिराक साहब ने, किसी ने पूछा फिराक साहब से कि दिन की उदासी और रात की उदासी में क्या फर्क होता है। जी। फिराक साहब कहने लगे, रात की उदासी में उदासियत बहुत बहुत अच्छे। चलिए, हम अगली जरा जो बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से फिराक साहब के मुतालिक। वो ये है कि उन्होंने बचपन में बहुत समय गुजारा जहाँ पर एक टिपिकल हिंदू फैमिली का माहौल था, जिसके अंदर उन्होंने घर में वेदास भी पढ़े और रामचरितमानस भी पढ़ा, और सब तरह की जो हिंदू प्रथाएं हैं हमारी, उनके साथ वो वाकिफ हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि even when he was known as he is known as an Urdu poet, he was able to blend so much of Indian culture, Indian Vedant, or Indian say word view into his poetry. Can you tell us how he kind of blends the Indian language and the Indian ethos in his poetry? देखिए, आपने एक बहुत ही रेलेवेंट बात की तरफ इशारा किया है। इन तमाम मज़ाहिब और इनकी जो तालीमात थी, उनको जज्ब किया। फिराक साहब में कुव्वत जज्ब बहुत ज्यादा थी, वो बहुत जल्द असर कबूल कर लेते। और उनका बहुत मशहूर शेर है, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, कारवां आते गए हिंदुस्तान बनता गया। बहुत अच्छा। अब जिस आदमी की इतनी बड़ी सोच हो, वो उनका शेर मुझे जहन से गिर रहा है, बहुत मशहूर शेर है। दिया सोमनाथ का, जिसमें आता है चिरागे दैर हो के हाँ, वो दिया सोमनाथ का, हिंडोला में उसने बहुत है। तो बात ये है कि फिराक साहब का जो जहन था वो आफाकी जहन था, कॉस्मिक जैसे कहते हैं। उसमें किसी एक मजहब, किसी एक धारे रवां दावां नहीं था। उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को, नॉट ओनली इंडिया, द एंटायर सब कॉन्टिनेंट जो है बड़े सगीर, उसकी रूह को जज्ब किया था। और वो कहा करते थे, मेरे अंदर इतनी तवानाई और वाइटैलिटीज हैं अपनी तहजीब की, मैं कभी मर ही नहीं सकता। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, जी जी, तो उनकी रूह तो कभी मर नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से कि आप एक शायर जो है, अदीब है, वो जिंदगी को कैसे देखता है, कायनात को कैसे देखता है, अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को कैसे देखता है, इंसानों को कैसे देखता है। वो ये था कि गजल से हटके जब वो अपना मान लो नज़म लिख रहे हैं या अपनी रुबाई लिख रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने अपना इंडियन जो बैकग्राउंड है उसको काफी उभारा है। जरा उसके बारे में आप देखिए, गजल में आपको श्रृंगार रस की वो झलक नहीं मिलेगी जो रुबाई में मिलती है। जी, रूप की जो रुबाइयात है, हाँ, मैंने एक सुना दी, अगर मेरे पास होती तो मैं और सुनाता। हाँ, तो उसके बारे में सज्जाद ज़हीर ने कहा है कि उसमें श्रृंगार रस तो है ही है, उसमें जो एक सेक्सुअलिटी है उसकी मंजर कशी पर सज्जाद ज़हीर कोई छोटे मोटे अदीब तो थे नहीं। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक के बानी थे, अंगारे उन्होंने जो
कहानियों का मजमूआ उनका अंग्रेजी में भी पिछले दिनों आया। उन्होंने लिखा कि फिराक साहब ने अपनी शायरी में जिनसियत को रूहानी बुलंदियां बख्शी हैं। वो मंजर कशी कुछ इस तरह से करते हैं कि फरिश्ते शर्म से आंखें बंद करने की बजाय अकीदत से अपना सर झुकाते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं वो औरत का वो रूप मर्द और जन की को वो रिश्ते जिस तरह से वो रूप की रुबाइयात में मिलते हैं, तो वो आप पढ़िएगा। है, मैं आपको जरा एक सुना देता हूँ जो बहुत अच्छा लगता है। मथती है जमे दही को रस की पुतली। वाह। जो उसने सुंदरम के रेफरेंस में बहुत सारे लिखे हैं रुबाई, उसके अंदर है, ये औरत के रेफरेंस में कह रहे हैं, मथती है जमे दही को रस की पुतली, हल्कों की लटें कूचों पे लटकी लटकी, वो चलती हुई सुडौल बाहों की लचक, कोमड़े पर एक सुहानी सुर्खी। बहुत खूब। ऐसे बहुत मतलब उन्होंने इमेजेस दिए हैं जो बहुत इंडियन हैं, जो बहुत खड़ी बोली के करीब भी हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग में उन चीजों को बहुत उभारा है और ये मेरे ख्याल से उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ। यकीनन रुबाइयात जो है वो उर्दू अदब की तारीख में एक मार्का है। मेरे ख्याल से फिराक साहब का कॉल है कि जिंदगी में जितने मार्के हैं, जितनी कारगुजारियां हैं, उसके पीछे मोहब्बत का जज्बा कार फरमा रहता है हमेशा। जी जी बिल्कुल। अगर वो मोहब्बत का जज्बा कार फरमा नहीं है तो फिर आप बदफेलियां ही करेंगे, कोई नेक काम नहीं करेंगे। तो जो इंस्पायरिंग फोर्स है, जो वाइटैलिटीज है, वो इंसान के मार्कों को, जिंदगी की कामयाबियों और कामरानियों को, मोहब्बत के जज्बे की सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान को जो भगवान ने दी है वो मोहब्बत है। इंसान से है, अपनों से है, दूसरों से है, इंसान से है, कायनात से है। तो मेरा ख्याल जब वो इसको मम्बा मानते हैं, द फाउंटेन हेड ऑफ इंस्पिरेशन टू रीच आउट टू ह्यूमैनिटी, तो वो फिर मोहब्बत का जज्बा है। इस लव पोइट्री के इस सिलसिले में आपने बड़ा खूबसूरत एक शेर सुनाया था, जरा कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। लेकिन इसके उलट एक और भी शेर उसने बोला है और वो कहा है, इकरारे गुनाहे इश्क सुन लो, मुझसे एक बात हो गई है। हाँ, बात हो गई। अब यहाँ पर गुनाह कैसे हो गया इश्क? ये किस किस्म की जो उसकी कॉन्सेप्ट है उनका लव का, या उनकी लव पोइट्री में आप लव को कैसे देखते हैं, जरा थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, मोहब्बत जो है वो एक बहुत पेचीदा और तयदार मसला है। इसमें एहसास गुनाह भी है, इसमें फुलफिलमेंट्स भी हैं, इसमें सैराबियां भी हैं, तशनगियां भी हैं। अब जब देखिए, गजल की फॉर्म ऐसी है, इसको रेजा ख्याली कहा गया। जो इस कलीमुद्दीन अहमद, जो शुमली आबादी और बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि इसकी गर्दन कलम कर दो, ये गजल क्या है। इवन अपने अख्तरुल-ईमान ने कहा कि गालिब तक आते आते गजल के तमाम पोटेंशियल जो है इम्कानात वो सैचुरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते। वो गलत बयानी थी, सबने कहा। लेकिन गजल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के एक तहजीबी आर्किटाइप है, ठीक है ना, वो हमारे लाशऊर का, अनकॉन्शियस का हिस्सा है। अब उर्दू गजल को क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं? तो रेजा ख्याली की बात कर रहा था कि रेजा ख्याली में अगर उन्होंने कहीं गुनाह कह दिया तो अब गालिब ने भी तो कुछ इस तरह ही कहा है। कहीं बेवफाई का जिक्र है, कहीं वफा के बड़े कसीदे गाए हैं, है जब वो लफ्ज जो शर्मिंदा मानी ना हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहना कि ये एक तजाद पैदा हो गया, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई। आई थिंक गजल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बहुत आम है और एक्सेप्टेबल है। जो चीज एक्सेप्टेबल हो जाती है वो एक कन्वेंशन बन जाती है।
बिल्कुल ठीक है जी। तो आप तो लिसानियात और लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं नहीं, लैंग्वेज इज ए कन्वेंशन, और इसमें जो कन्वेंशन एक बार एस्टेब्लिश हो गई हम उनको क्वेश्चन नहीं करते। और गजल में भी जो तजादात कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं, तो इसकी बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि फिराक साहब कहते हैं, रफ्ता रफ्ता इश्क मानू से जहां होता गया, हाँ बहुत अच्छा। रफ्ता रफ्ता इश्क मानू से जहां होता गया, खुद को तेरे हिजर में तन्हा समझ बैठी थे। आप देखिए वो इश्क की जितनी कैफियत है, मेरे ख्याल से एक आशिक जो है वो जिन उतार चढ़ावों से गुजरता है, नशीबो फराज से गुजरता है, उसकी तलखियों और आनाइयों से गुजरता है, उसमें तजाद होता जिंदगी में नहीं है। इसको हम आप बेहतर समझते हैं बाइनरीज है। जिस पोइट्री में बाइनरीज नहीं है और वो बाइनरीज कभी रिजॉल्व नहीं होती, हाँ, अपोजिंग फोर्सेस हमेशा इधर को आती हैं फिर पीछे को चली जाती हैं। अगर और वो ये- रिजॉल्व ही हो जाए बिल्कुल तो ठीक, मसला ही हल हो गया। बिल्कुल ठीक है। लाइफ में दुख सुख डिस्पेयर और जॉय ये कभी मिलते हैं, कभी बिल्कुल। नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है कि ये उस बाइनरी अपोजिंग पोलैरिटी की हाँ, एक मिसाल है। बिल्कुल ठीक। और यही ग्रेटनेस है, यही और यही ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस है। यही ग्रेटनेस है। और किसी स्टेटमेंट पे टिक जाना है कि बजाय कि उसकी तहों को खोलना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रोजन स्टेटमेंट है। चलिए थोड़ा सा जरा ये बताइए कि फिराक साहब बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट माने जाते थे, उनकी विट बहुत मानी जाती थी जब वो लोगों से बातें करते थे। थोड़ा सा जरा उनके बारे में बताइए कि कुछ ऐसा सुनाइए जो लगे कि फिराक साहब वाकई बहुत एक हाँ, मैं आपको वो लासानी बातें इंसान भी थे। सुनाऊंगा। फिराक साहब ने किसी ने पूछा कि फिराक साहब महफिलों के आदमी थे, दोस्त बैठते थे, वकील दानिश्वर उनको सुनने के लिए आते थे। ही वॉज आइकॉन ऑफ हिज टाइम कि इनकी बातें सुनी जाएं। एलिमिनेशंस बहुत थे उनमें। तो किसी ने पूछा कि फिराक साहब एक बड़े आदमी की पहचान क्या होती है? फिराक साहब कहते हैं मैं ये तो नहीं जानता कि बड़ा आदमी कौन होता है, उसकी क्या पहचान है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े आदमी की सोहबत में बैठकर कोई खुद को छोटा महसूस नहीं करता। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत ये खूब। उनका जवाब था। हाँ, तो फिराक साहब की एक दो चार बातें हैं, बहुत दिलचस्प हैं। मुशायरे में एक लड़के ने, नौजवान ने शेर पढ़ा। फिराक साहब पीछे बैठे थे, वो कहते हैं ये मेरा शेर है, आपने लगा दिया, एक नॉलेज किए बिना लगा दिया। हाँ। लड़के ने मुड़कर कहा फिराक साहब आपका शेर मेरे टकरा गया है। अच्छा। फिराक साहब कहने लगे अच्छा टकरा गया है? कहते मैंने बस से बस की टक्कर होते देखी है और गाड़ी को टकराते देखा है, लेकिन आज पहली बार बाइसिकल को हवाई जहाज से टकराते देखा है। बहुत अच्छा। ये वाकई वही बात है कि ऊंट पे बैठे और कुत्ता काट गया आपको। हाँ, बड़ी एक बार मुशायरा, हाँ, जी बताइए, जरा बताइए। मुशायरा खत्म हो गया। हाँ। फिराक साहब पढ़ चुके। ये एक नॉर्म है, प्रोटोकॉल है मुशायरे का। जब एक बड़ा आदमी पढ़ जाए, उसकी सदारत फरमा दे, तो बाद में शायर पढ़ते नहीं। इतने में ज़ुबैर रिज़वी उस वक्त जवां फिक्रो जवां साहब थे, वो आ गए। तो लोगों ने फरमाइश की कि हम इनको सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं अब तो मुशायरा खत्म हो गया, फिराक साहब पढ़ चुके, ठीक है ना, इख्तिताम पजीर हो गया। वो कहते नहीं, हमने इनको सुनना है। वो कहते ऐसे है, फिराक साहब से इजाजत ले लेते हैं, अगर वो मान जाते हैं, बड़े आदमी हैं, तो पढ़ देना, नहीं तो आप अपने घरों को चले जाना। तो जो मुंतजमीन थे, ऑर्गेनाइजर्स, वो गए, फिराक साहब ऐसे हैं कि हम उलझन में हैं, आप हल करें कि जो हमारे सामईन हैं
वो एक नौजवान शायर को सुनना चाहते हैं। अब आपके बाद गुंजाइशें तो बची नहीं है। फिराक साहब कहने लगे कोई बात नहीं, उनको पढ़वाइए, अगर वो हमारे बाद पैदा हो सकते हैं तो पढ़ भी तो सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। खूब। एक बात मैं भी सुनाता हूँ आपको, बड़ी मशहूर है उनके बारे इरशाद, में। कहते हैं इरशाद। कि वो अच्छे दोस्त थे नेहरू जी के, पंडित नेहरू हाँ। के। और एक बार एक लंबा कोई जलसा हो रहा था, उसमें बैठे थे वो, और नेहरू ने कोई ऐसी मतलब हिस्टोरिकल इवेंट की बात की जिसके अंदर उन्होंने डेट गलत बता दी। हाँ, और ये शायद मेरा ख्याल है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हिस्ट्री थी। डिपार्टमेंट में हो रहा था। और हिस्ट्री के एक प्रोफेसर खड़े हो गए और वो कहते जी कि सर आपने ये तारीख गलत करती है। आपने तारीख गलत बता दी है। तो उठ के आराम से बीच में बोले फिराक साहब, कहते कि प्लीज सिट डाउन, यू आर ए क्रैमर ऑफ हिस्ट्री एंड ही इज ए क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। He's the maker of history। बहुत अच्छा, मेकर ऑफ, ही इज ए क्रिएटर रेडी ऑफ। विट है। ये बहुत रेडी विट है उनकी। एक शायर फिराक साहब के पास आए, नौजवान, कि फिराक साहब मेरा मजमुआ शाया होने जा रहा है, आप अगर 2-4 सतरें लिख दें तो मेरी इस किताब की वक़्त और वक़ार बढ़ जाएगा फिराक साहब के नाम से। फिराक साहब ने कहा, लिख दिया। ये शायर हैं, सरकारी मुलाजमत करते हैं, शेर कहते हैं और अपना मजमुआ छपवाना चाहते हैं, ये लिख के दे दिया। उसने देखा, फिराक साहब कोई बड़ी हिचकिचाहट से कहने लगे कि कोई तारीफी जुमला भी लिख दे। तो फिराक साहब ने कहा कि तुम खुद लिख दो, मैं दस्तखत कर देता हूँ, बीमार हूँ। उसने लिख दिया शायर ने कि इन्होंने गजल को एक नया मोड़ दिया है। फिराक साहब ने देखा, आगे लिख दिया, लेकिन गजल मुड़ी तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन गजल मुड़ी तो नहीं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, एक और बात सुनने वाले है। जी जी। सागर निजामी एक शायर थे अपने जमाने में। जोश मलियाबादी, सागर, मिजाज और फिराक, ये चारों शाम की महफिलों में नाव नोश की शगले माओ मीना में चिरागे बादा रोशन करते थे और बातें करते। तो सागर निजामी की 2 गजलें मास्टर मदन ने गाई हैं और बहुत मशहूर हुई है। हैरत से तक रहा है जहाने वफा। हाँ। एक तो ये है ना, एक दूसरी गजल है, फिर कोई दानिस्ता ठोकर खाएगी, फिर मेरी आगोश में गिर जाएगी। ये सागर निजामी की गजल है। एनीहो, तो उन्होंने कालिदास के ड्रामे शकुंतला का मंजूम तर्जुमा उर्दू में किया और दिल्ली में ज़बान दानों दानिश्वरों की महफिल में फिराक नहीं थे, तो वो सुनाने लगे कि कालिदास के मैंने ड्रामे को उर्दू में देखिए डाला है। और उनके मुंह से निकल गया है कि कालिदास ड्रामा लिखते लिखते जहां उनको राह नहीं मिली, वहां मैंने चिराग रोशन कर दिया। वाह। ये बात फिराक साहब तक पहुंची कि सागर निजामी ने कहा है कि मैंने तर्जुमा करते वक्त कालिदास को जहां राह नहीं मिली, वहां मैंने मशल रोशन कर दी। फिराक कहने लगे, सागर निजामी ने कालिदास बनने की कोशिश की, वहां नाकाम रहे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कालिदास को सागर निजामी जरूर बना दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, एक दिन जी जोश मलियाबादी कहने लगे कि कुछ कहा, या एक दूसरे से पूछते थे। वो कहते एक मिसरा गूंज रहा है, शेर नहीं पूरा हो रहा। दोपहर का टाइम था। कहते फिराक ऐसे करना, शाम को जब लौटना तो शेर पूरा करके आना। फिराक कहते हैं कि डर के मारे हो गया, तो शेर बहुत अच्छा है। वो मिसरा था, आज आंखों में काट ले शब हिजरा। ये था मिसरा, आज आंखों में काट ले शब हिजरा। वो घर चले गए। फिराक कहते हैं कि डर के मारे शेर होगा, शेर बड़ा बुलंद है।
जोश पूछने लगे कि शेर हुआ, कहते हाँ। आज आंखों में काट ले शबे हिजरा, जिंदगानी पड़ी है सो लेना। हाँ हाँ। ये शेर था। चलिए जी, गुरप्रताप कुछ कहना चाहते हैं जी? जी, मैं ये कह रहा था कि महफिल बहुत जमी हुई है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, पर हाँ थोड़ा सा टाइम से लेट हो गए हैं और अभी हमने ऑडियंस को भी बुलाना है सवाल जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो जारी रखिए। हम अपनी तो जो एक आधी अजीज बात जी, कोई रह अगर गई है, आप कोई खास बात बताना चाहते हैं आखिर में तो वो बता दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस के लिए नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले हम लोगों के, अपने ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हैं, एंड जी। आई थिंक भूपेंद्र जी will be ready to ये answer बेहतर those है। questions, and if there is time left we will have a couple of other things to talk about. जी 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 प्लीज। चमक साहब एक नजर लगाइएगा वहां पे चैट पे कि किसी ने हैंड रेज किया है या क्वेश्चन है, उतनी देर तक नहीं, हैंड रेस तो किसी से नहीं हुआ, एक से हुआ था गलती से, वो तो मैंने उनसे पूछ लिया था। अच्छा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम को लोगों ने इस कदर पसंद किया है, इस कदर पसंद किया है कि तारीफ के जो पुल हैं वो पूरे पूरे के पूरे चैट बॉक्स में पड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। जी जी और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं अब ऑडियंस से एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप में से, सामीन में से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई 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 पूछना हो फिराक साहब के बारे में, या परिहर साहब के बारे में, या डॉक्टर साहब के बारे में, या उनकी शायरी के मुतलका कोई बात करनी हो, तो हम सब हाजिर हैं। तो आप अपना कह सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के लिए ऑप्शन आपको सबको मालूम है, रिएक्शंस में जाके आप हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा है तो वो मुझे पता चल जाएगा और मैं उनको, उन साहब और उन मोहतरमा को मैं कर दूंगा अनम्यूट। और यकीन माने अजीज साहब, इस पूरे के पूरे जो मैं तो समझता हूँ कि ये एक फिराक साहब जिस्मानी तौर पे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो नहीं थे या नहीं हैं। आपकी इतनी इन डेप्थ उनके बारे में नॉलेज और उनके फलसफे को पूरा आपने जितनी बारीकी से समझा है, वो हम सब के लिए एक रोशनाई। और वो डॉक्टर साहब ने तो कमाल की है, और डॉक्टर गुरुदेव सिंह सर ने तो मुझे लाए डॉक्टर साहब जहाँ, तो मेरी खुशकिस्मती है। नहीं सर, आपको फिर लेके आएंगे। चमक जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी शायद पूरी हम अचीवमेंट्स परिहार साहब की बता नहीं सके। इन्होंने बहुत काम किया है और लिटरेचर में काफी देर से ये मुब्तला हैं, और पिछले 40-50 सालों से यही काम कर रहे हैं। इनको और कोई शायद काम आता नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ लिटरेचर ही से ही डील करते हैं। और आई थिंक मैं मुब्तला भी हूँ और गलता भी हूँ। So I think we will probably have more of him as soon as I think we have यहाँ जो बात आपने अभी कही कि इन्होंने 40 साल की जिंदगी में यही दिया, तो फिराक साहब का एक बहुत मकबूल शेर है कि हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। कौन देखिए आप, तो आपने तो पूरी दे दी ना। बहुत अच्छे। चलिए, मैं आखिर में जो छोटी सी बात कहूंगा अजीज साहब से, अगर उनके पास किताब है या उनके पास उनका कलाम है फिराक साहब का, तो उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है जिसको जुगनू कहते हैं। बहुत मशहूर है वो, जिसके अंदर उन्होंने, I think, I don't know whether people know that this, Firak lost his mother at the age of 4, and he was deprived of the usual cuddlesome, affectionate love and everything else that young people get from their mothers. He is able to write all those emotions in a very beautiful way in that poem called Jugnu, where he says probably the Jugnus that he sees in the darkness, they are the ones who have transported her mother to the other world, and maybe these Jugnus can bring her back again. अगर आपके पास वो नज़म के कुछ थोड़े से आपके पास है तो अजीज साहब सुनाइए सर। जी सर, गुरुदेव सर। जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट वी डू हैव ए क्वेश्चन। एक तो मेरे ही अपने क्वेश्चन है और एक सरबजोत सर का भी क्वेश्चन है। बस बहुत अच्छी बात है जी, पहले वो ले लेंगे। ठीक जी। सरबजोत सर, चमक साहब, इनका क्वेश्चन आया है कि इनका वीडियो ऑन करना है। जी, मैंने कर दिया जी, इनको रिक्वेस्ट कर दी है कि आप अपना जी जब तक
जी, he is there. अजीज साहब आदाब, आपका ये प्रोग्राम सुनकर एकदम जो मन है बहुत खुश हो गया। आपने इतनी खूबसूरती से, इतनी डेप्थ से फिराक साहब को जाना है, और इट वाज वेरी रिवीलिंग टुडे टू लिसन टू यू about so many aspects and facets of फिराक साहब's personality, his कलाम। मैंने बीच में वो लिखा भी था, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं कि जो उनका कलाम है, सकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुखन की शमा जलाओ बहुत अंधेरा है, इस पे बस आप कुछ थोड़ा सा वजाहत कर दें तो मेरे लिए ये शाम और भी जो है मीनिंगफुल हो जाएगी। देखिए, शेर की जो तशरीह है वो गालिब की 50 तशरीहें एनोटेशन तो मेरे पास हैं, लेकिन आज भी मुझे गालिब को समझने में बहुत अर्करेजी करनी पड़ती है। अब शेर जो है वो तो एक इशारा है, लैंग्वेज इज ए जेस्चर, लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए जेस्चर। वो एक इशारा छोड़ जाती है तो फिर वो आपके अंदर एक्सपेंड करता है, कैसे करता है, और उसमें आपका तजुर्बा, आपका इल्म और आपका मुशाहिदा, ये सारी चीजें, मेरा ख्याल है कि रीडर रिस्पॉन्स से एक रेपो है ये। तो मैं कैसे देखता हूँ, अब अंधेरा तो है ही है। जब वो कहते हैं जिंदगी को संवारने वालों, जिंदगी का कर दिया सत्यानाश। अब ये देखिए, फिराक हैं, खड़ी बोली को पॉलिश कर रहे हैं और उसको एक मॉडर्न डोमेन और एलम में ला रहे हैं। ये शेर मेरे पास है यहाँ लिखा हुआ, तो आपने ये शेर गुनगुनाया कि जिंदगी में अंधेरा है, अंधेरा तो है ही। अब आज देख लीजिए या 50 साल पहले देख लीजिए, पोर्तुगीज और फ्रेंच के आने के बाद सदियां गुजर गई, और मेरा अपना ख्याल है, हर एक अपना जाती होता है, मेरा अपना है कि 47 से 64 तक थोड़ी स्टेबिलिटी रही है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, सोशियो कल्चर हिस्ट्री में। आगे पीछे तो मुतज़लज़ल कैफियतें रही हैं, और मैं समझता हूँ कि जिंदगी में अंधेरा जो है और तन्हाइयाँ हैं, महरूमियाँ हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं आज के दौर में। और जब वो कहते हैं शबे स्याह में गुम हो गई है राहे हयात। अब आप देखिए, गालिब की तरह फिराक के मिसरे लीनियर नहीं है, जो एक रेसी स्टाइल से सीधे चले जाए। ही इज ए पोएट ऑफ पॉजेज। जो पोएट ऑफ पॉजेज है वो रिफ्लेक्टिव है, मेडिटेटिव है, वो सोच रहा है, सिचुएटेड एट द हब ऑफ एग्जिस्टेंस। अब आप इमेजिन करें फिराक साहब वजूद के एक्सिस पे बैठे सोच रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अब शेर को कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मैंने उस्तादों से सीखा है। शबे स्याह में पॉज है, जहाँ रुकना पड़ेगा। अगर आप सीधा चलेंगे तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। शबे स्याह में गुम हो गई है राहे हयात। मैं इसको 3 सेगमेंट्स में बांटूंगा। शबे स्याह में गुम हो गई है। हेलो, मैं भी चाह रहा हूँ राहे हयात। कदम संभल के उठाओ बहुत अंधेरा। मेरे ख्याल से हाउ वी अप्रोच एंड रीड आउट ए कपलेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट रीडिंग और लिसनिंग टू। अब गालिब जब कहते हैं बूए गुल नालाए दिल दूध चिरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। सब कहाँ, आप देखिए शेर को कैसे पढ़ा जाता है। सब कहाँ, कुछ लाल आओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। अब हमें देखना होता है शेर में पॉज कहाँ है, और पॉज का
ऑनवर्ड फ्लो कैसे है, रन ऑन लाइन है या नहीं है। अब गालिब उसका शेर है, अब मेरे ख्याल से जितने एडिशंस गालिब के आए हैं सीमलेस है, उसमें ग्रामेटिकल सिग्नल्स हटा दिए गए, कॉमास और फुल स्टॉप। अब मैं शेर पढ़ता हूँ। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना की। अब इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ? जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत, यहाँ रुकना है। यस। कि रात दिन बैठे, रन ऑनलाइन। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको लिनियरिटी में नहीं पढ़ूंगा। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना की। तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट को कैसे देखना है, शेर को कैसे पढ़ना है, ये मेरे उस्तादों ने सिखाया और मैं उनको बहुत याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बारीकियां बताई कि शेर क्या होता है, इसकी माहियत, शेर को कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी तशरीहें कैसे देखनी चाहिए। तो ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत बहुत। जी डॉक्टर गुरप्रताप सर। अजीज जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने अभी जो बताया कि शेर के अंदर पॉज लेना कहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है। आज तक मैं इस शेर को सुनता रहा हूं और मैं इसको एक ही लाइन में पढ़ता रहा हूं, फुर्सत के रात दिन। आज जब आपने बताया कि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है तो उसका एम्फेसिस है वो बदल जाता है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। और अभी आपने गालिब की बात की और फिराक की बात हम कर ही रहे हैं, तो गालिब ने भी अपने बारे में एक बार ये कहा था कि सुखनवर बहुत अच्छे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। उसी तरह फिराक ने भी अपने ही बारे में कहा, अपने हुनर के बारे में, कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी जब ध्यान आएगा कि तुमने फिराक, ख्याल आएगा कि मैंने फिराक को देखा है। जी। तो देखो कि आपको ये लगता है कि इनको अपने हुनर का एरोगेंस था कि उनको पता था कि नहीं। देखिए, ये रिवायत है, इसको ताल्ली कहते हैं। ताल्ली का मतलब होता है कि शायर अपनी अजमत का इतराफ करता है। जैसे आपने कहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हर एक शायर ने कहा। अब मुझे याद तो नहीं जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन हर शायर ने अपने बारे में लिखा है। और फिराक जब कहते हैं गालिबो मीरो मुसफ़ी, हम भी फिराक कम नहीं। आप देखिए, जब आप एरोगेंस नहीं है, इज नॉट एरोगेंस, इट इज ए हम्बल सबमिशन, ए हम्बल एडमिशन कि भाई हम भी किसी के कम नहीं। ताल्ली है और एक नॉर्म है और हर उर्दू शायर में आपको मिलेगा। अगर मुझे याद होते तो मैं आपको सुनाता। तो जब आप फिराक ये कहते हैं आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था। तो ये बड़ी बात है, जिन्होंने फिराक को देखा था उनका रोशन चेहरा, पहिए की तरह घूमती हुई सोचती हुई आंखें, चेहरे पे बदलते हुए भाव। तो ये फिराक साहब की शख्सियत थी। और शख्सियत मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि शख्सियत उनकी इतनी भारी थी कि वो कई बार उनकी शायरी पर भारी पड़ जाती थी। जी, इसी जगह पे उन्होंने एक बात, जैसे आपने मीर साहब की कही है, दिलवी साहब की कही, कि एक दर्द भरी आवाज नहीं फिर बज़्मे सुखन को रुलाती है, ये तर्ज़े फिराक से फिर निकली, कोई कह दे तर्ज़े मीर नहीं। जी। एक और क्वेश्चन है। जी जी। अगर ये पूछें कि आपकी कभी मुलाकात हुई है फिराक साहब से? फिराक साहब को देखा है मैंने, जालंधर आए थे। अच्छा, आपने भी देखा है, तो हम आपसे रश्क करें। नहीं, रश्क तो क्या करना है, मैं आपको एक लतीफा सुना देता हूँ, आपके शहर का है। जी। अमृतसर में आए, मुशायरा हुआ एक बहुत बड़ा, आपको याद होगा। मैंने तो जालंधर में
देखा उनको, एक SDM थे, नाम मुझे भूल गया उनका, वो उर्दू के बहुत दिलदादा थे, उन्होंने बुलाया था। तो दूर से ही देखा था मैंने, डॉक्टर जगतार थे, प्रेम कुमार नजर थे और बहुत से शायर थे। वो एक फोटो भी मेरे पास है एल्बम में। तो अमृतसर के एक होटल में बैठ गए जाके वो, तो उनके साथ साहिर होशियारपुरी थे। फिराक साहब पीछे बैठ गए कुर्सी पे, तो साहिर होशियारपुरी एंट्री करने लगे। कॉलम में लिखते लिखते उनकी नजर एक कॉलम पर ठहर गई, पेशा। साहिर होशियारपुरी मैंने फिराक साहब की तरफ देखकर पूछा कि फिराक साहब, ये पेशे में मैं क्या लिखूं? फिराक साहब मूड में लिख दो बैठे थे, कहने लगे साहिर लिख दो माशूक। साहिर कहने लगे इस उम्र में? फिराक कहने लगे साथ लिख दो पेंशन याफ्ता। चलिए, आज साहब की बहुत सी बातें आज की ये बज़्म, आज के सुखन बहुत बहुत बाकमाल ये शाम गुजरी। और गुरप्रताप, ये कंक्लूजन तो उन्होंने करना था, इस प्रोग्राम को कंक्लूड उन्होंने करना था, लेकिन मैं आपको आखिरी शेर सुना देता हूँ। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। फिराक साहब ने कहा था कि मैंने इस आवाज को मर मर के पाला है फिराक, मैंने इस आवाज को मर मर के पाला है फिराक, आज जिसकी नर्म लौ है शम में महराबे हयात। हैप्पी के इमेज देखिए, क्या मैंने इस आवाज को मर मर के पाला है फिराक, आज जिसकी नर्म लौ है शम में महराबे हयात। क्या बहुत हुआ। So I take this opportunity, Dr. Gurupdev Singh sir and Bhupinder ji, to thank you, from the platform of Raja House. चमक साहब, मैं आपको जरा एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ कि मैं अजीज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जुगनू से कुछ सुनाने लगे थे। जी जी, खत्म कर दे तो मेरे ख्याल बेहतर होगा। हेलो जी, अजीज साहब, आप जुगनू के बारे में मैं डॉक्टर साहब आपकी बात समझ गया। फिराक साहब ने जो तासुरात लिए संस्कृत से और बाकी जबानों से, और उसमें रोमांटिसिज्म का बहुत हाथ है। ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, उनसे उन्होंने बहुत कुछ लिया। और एक दो चीजें मैं सुना देता हूँ अगर वक्त है आपके पास। तो रोमांटिसिज्म में ये है कि उन्होंने दो चार चीजें कही हैं। अब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, फिराक साहब कहते हैं, बकौले शायरे मुल्के फरंग हर बच्चा खुद अपने अहदे जवानी का बाप होता है। अब देखिए, हरी भरी रगों में वो चहकता बोलता लहू, वो सोचता हुआ बदन खुद एक जहां लिए। तो ये ब्लेक और शैली से ही आते हैं। और जुगनू नज़म जो है, अब देखिए ये जो तर्जमे का मामला है, ये नज़म तबातबाई ने ग्रे की एलिजी का बहुत खूबसूरत तर्जमा किया, इकबाल ने किया। तराजुम अंग्रेजी से बहुत आए, लेकिन फिराक साहब ने स्काई लार्क में एक जगह है, उड़ते हुए गाना तेरा गाते हुए उड़ना तेरा, कितनी खूबसूरत लाइन है स्काई लार्क के लिए। जी जुगनू सुनाइए आप। मैंने सुनानी है जी कि आप सुना रहे हैं? नहीं, मेरे पास, मैं तो अपने दोस्तों की महफिल में और उनके स्टूडियो में बैठा हूँ, वही मेरा ख्याल रखते हैं। आपके पास नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो खैर पढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उनका कलाम है। मैं पढ़ूंगा तभी अगर गुरप्रताप या चमक बता दें कि टाइम है हमारे पास। जी बस 5 मिनट्स मैक्सिमम। हम उसके चंद अशार उसके हाँ, क्योंकि बहुत लंबी नज़म है ये, तो बस मैं थोड़े से आपको चीजें सुना देता हूँ।
ये बेसिकली नज़म उनको अपनी मदर के लिए है, अपनी माँ के लिए है, उनकी याद में लिखी है सारी। मेरी हयात ने देखी हैं 20 बरसातें, मेरे जन्म ही के दिन मर गई थी माँ मेरी। वो माँ की शक्ल भी जिस माँ को मैं ना देख सका, जो आंख भर के मुझे देख भी सकी ना, वो माँ, मैं वो पिसर हूं जो समझा नहीं कि माँ क्या है। मुझे खिलाइयों और दाइयों ने पाला था। आप देख रहे हो यहाँ खड़ी बोली का असर आज आ रहा है। मुझे खिलाइयों और दाइयों ने पाला था। वो मुझसे कहती थी जब घिर के आती थी बरसात, जब आसमान में हर सू घटाएं छाती थी, बवक्ते शाम जब उड़ते थे हर तरफ जुगनू, दिए दिखाते हैं ये भूली भटकी रूहों को। हर तरफ जुगनू दिए दिखाते हैं ये भूली भटकी रूहों को। मजा भी आता था मुझको कुछ उनकी बातों में, मैं उनकी बातों में रह रह के खो भी जाता था, पर उसके साथ ही साथ दिल में कसक भी होती थी। कभी कभी ये कसक हुक बन के उठती थी। लंबी नज़म है, कभी फिर बैठ के पढ़ेंगे। आज इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अजीज, मैं तो आपको स्पेशल परिहार जी को थैंक यू कहूंगा। He has made this evening memorable. I think for your presence, your knowledge, your information about Firak has made this evening a great memorable occasion. Thank you very much for being with us. Rest is with Arvinder and Guru Pratap. So I think since Guru Pratap is here, let him take the honor. जी अजीज जी, वैसे तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि रिसोर्स पर्सन को शुक्रिया करना होता है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था, पर आप अगर हमारी चैट में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग आपकी नॉलेज की और आपकी काबिलियत की कितनी तारीफ कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेशंस ऑफ माजा हाउस एवर। देखिए, मैं एक चीज अर्ज कर दूं। सन 70 में मैं पद्मश्री हजरत जोश मलसियानी के कदमों में बैठा जी, उर्दू पढ़ी, फिर उनके शागिर्दों की सोहबत रही, फिर उर्दू दान हजरात की सोहबत रही। मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो मेरे कानों में पड़ा है वो मैंने अर्ज कर दिया। पता नहीं वो खार फशानी थी या गुल फशानी थी। क्या बहुत खूब। वैसे जो ट्रेडिशन आपने अभी बताई थी तालीह की, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, वो आपको भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। नहीं, क्या करना है, मैं लर्नर ओनली। जी, तो एक बार आपने मोहब्बतों से नवाजा, बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। पंजाब में उर्दू की शम्मा को रोशन रखा है जी, और इसी तरह रखिएगा। जी, माजा हाउस में हमारी यही कोशिश होती है कि पुरानी जो शमाएं हैं वो जलती रहें, रोशन रहें। और आज माजा हाउस की तरफ से और हमारी जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ी थी उनकी तरफ से मैं आपका फिर से एक बार दिल से शुक्रिया करता हूँ। और खास में शुक्रिया गुरुदेव सर का भी करना चाहता हूँ कि जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया, और हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप दोनों के कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज, और हमारी शाम को आज आपने 4 चांद लगाए हैं और रोशन किया है। मैं अपने दोस्तों का बहुत ममनून हूँ जिन्होंने मेरे जैसे काहल और सुस्त आदमी को संभाला और आपके सामने पेश किया। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी उनका शुक्रिया कीजिएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो आपके पास आके आपको संभालते रहेंगे। मैं तो पेन मैन हूँ, सिंपल पेन मैन। सुबह से शाम तक 6 घंटे लिखता हूँ। ये बटन दबाना मेरे काम का बस का काम नहीं। और मेरे मदर भी साथ बैठे, आपका सारा प्रोग्राम सुना उन्होंने, और वो भी इंग्लिश के प्रिंसिपल ही थे, और वो भी कह रहे थे, आपकी तारीफ कर रहे थे अभी। और एक फरमाइश, हमारी अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको कभी माजा हाउस पे एक्चुअली बुलाएंगे कि आप माजा की जमीन पे आएंगे और वहां पे और शायद के ऊपर या इन्हीं के ऊपर मैं कुछ और कहने लगा था कि पिछले 8-9 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू अदब को वापस इस मुआशरे में उसको उसकी जगह जो उसकी है वो दी जाए। जी बिल्कुल। और पिछले 8 साल से मैं मुसलसल ये जो मुशायरे हैं उर्दू अदब के मैं कर रहा हूँ उनका इत्मीनान। और मैं इस दफा पिछला साल तो कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए, तो इस दफा इंशाअल्लाह ताला अब ये बैठक भी होगी, ये बज़म भी होगी और सुखन की बात भी होगी, और आप हमारे पास उस मुशायरे में
बतौर शायर शिरकत भी करेंगे। देखिए ऐसी बात है कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस इस वक्त वक्त मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सको। फिर आप भी चलिए, Thank you. बहुत सी दुआएं इस माजा हाउस की तरफ से आप Yes. सबके लिए, आप सबकी सेहत अच्छी हो और आप हमेशा अपनी रहनुमाई करते रहे हम सबकी। बहुत शुक्रिया, गुड नाइट एंड ये मेरे लिए बहुत यादगार शाम है, बेहद शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर। Thank एक you बार very फिर से much. सबका शुक्रिया। Thank you.